due to internet, but now everything is fine. तो चलिए, थोड़ा सा लेट तो हो ही गए हैं, अभी सीधे स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज इनिशियलाइजर। ओके, सो इनिशियलाइजर। तो इनिशियलाइजर में आज हमको क्या क्या देखना है? हमको देखना है इनिशियलाइजेशन लिस्ट क्या होती है, इनिशियलाइजिंग फील्ड्स, इनिशियलाइजिंग कॉन्स्ट मेंबर्स, इनिशियलाइजिंग रेफरेंस वेरिएबल्स। तो ये सारी चीजें हम लोगों को आज देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियलाइजर्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल देखा था, वो एग्जांपल था कॉम्प्लेक्स क्लास का। मैं एक बार ओपन कर लेता हूं इसको। ओके, दिस वाज द एग्जांपल। कॉम्प्लेक्स क्लास का एग्जांपल देखा था जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर्स भी बनाए हुए थे। ओके, अभी यहां पर हमारे पास दो फील्ड्स हैं, इनको हम फील्ड्स भी बोलते हैं, सभी को पता है इनको फील्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको अगर मुझे इनिशियलाइज करना है तो मेरे पास कौन सा तरीका है? जस्ट टेल मी। अगर मुझे ए और बी को इनिशियलाइज करना है तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ इनिशियलाइजिंग इट? कंस्ट्रक्टर, राइट? हाँ, हम ऑफ कोर्स सेट डेटा फंक्शन भी बना के इनिशियलाइज कर सकते हैं, दैट्स आल्सो पॉसिबल, बट कंस्ट्रक्टर एक स्टैंडर्ड तरीका हमने पढ़ा था इनको इनिशियलाइज करने का। ठीक है, ओके। सो आज जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो इसी से रिलेटेड है, इनिशियलाइजर्स, ऑल्सो नोन एज इनिशियलाइजर लिस्ट या इनिशियलाइजेशन लिस्ट। इट अलाउज यू which constructor is called and what arguments that constructor receives. ठीक है, if you have a reference or a const field, or if one of the classes used does not have a default constructor, you must use an initialization list. ठीक है, initialization list। देखो, जब तुम कंस्ट्रक्टर बनाते हो, ठीक है, कैसे बनाते हो? क्लास नेम लिखते हो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स अगर देने हैं तो देते हो, और इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाते हो किसी क्लास के अंदर, राइट? क्लास नेम, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं, इसके जस्ट बाद एक कोलन लगाकर इस जगह पर आप लिख सकते हो इनिशियलाइजेशन लिस्ट। समझ गए? दिस इज द सिंटेक्स। इस जगह पर आप लिख सकते हो इनिशियलाइजेशन लिस्ट, कोलन लगा के। ये सिंटेक्स है। कंस्ट्रक्टर में, करली ब्रैकेट के अंदर नहीं, कंस्ट्रक्टर में, जहां पे आप कंस्ट्रक्टर का नाम, आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हो, उसके जस्ट बाद कोलन लगाओगे और उसके बाद इनिशियलाइजेशन लिस्ट लिख सकते हो। ठीक है, आज जितना हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में भी आपको इसके कुछ और एपिसोड्स देखने होंगे, क्योंकि इनिशियलाइजेशन लिस्ट का कुछ पोर्शन इनहेरिटेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी आएगा। पर फिलहाल इनिशियलाइजेशन लिस्ट का एक यूज है फील्ड्स को इनिशियलाइज करना। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक क्लास बनी हुई है, क्लास ए, और यहां पर हमने कुछ 3 वेरिएबल्स इसमें बनाए हुए हैं, ए बी सी। आपको पता होना चाहिए कि क्लास में जो वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स हम बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं फील्ड्स। ठीक है, मेंबर वेरिएबल्स को हम बोलते हैं फील्ड्स। इसी को कई बार हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, इसी को कई बार हम प्रॉपर्टीज बोल देते हैं। ठीक है, इसी को कई बार हम डेटा मेंबर बोल देते हैं, ठीक, और इसी को कई बार हम फील्ड्स बोल देते हैं। तो इन फील्ड्स को इनिशियलाइज करने का एक तरीका ये भी है कि कंस्ट्रक्टर में कोलन लगाकर इनिशियलाइजेशन लिस्ट की मदद से ये काम करवा दें। देखो, कॉमा से सेपरेट किया है मैंने, वेरिएबल का नाम लिखा है और पैरेंथेसिस में उसकी वैल्यू लिखी है, तो ए के अंदर 5, बी के अंदर 6 और सी के अंदर 8 चला जाएगा अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो। मैंने एक नहीं 2 कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं इस क्लास में। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अगर मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया तो यहां मैं आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकता हूं और वही आर्ग्यूमेंट्स यहां पर पास कर सकता हूं। पर नोटिस करने वाली बात है
कि जो इंस्टेंस वेरिएबल्स के नाम हैं वही मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लोकल वेरिएबल्स के नाम रख दिए हैं। तो फिर ये कैसे तय होगा कि कौन सा ए इंस्टेंस वेरिएबल है और कौन सा ए लोकल वेरिएबल? अगर इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी में ए असाइन ए लिखा तो कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट वाला जो ए है वो इंस्टेंस वेरिएबल है और राइट वाला जो ए है वो लोकल वेरिएबल है? तो ये नेम कॉन्फ्लिक्ट का इशू कहलाएगा, और नेम कॉन्फ्लिक्ट के इशू को भी रिजॉल्व कर देता है इनिशियलाइजर लिस्ट। आप देखिए यहां कोलन लगा के मैंने लिखा है ए और फिर अंदर भी ए, पर कंपाइलर समझ जाता है कि अंदर वाला जो ए है ये लोकल वेरिएबल होगा और बाहर वाला जो ए है ये एक्चुअल में इंस्टेंस वेरिएबल होगा। ठीक है, यस दीपांकर, वो भी तरीका है और ये भी तरीका है। समझ में आया ये? देखो इस चीज को हम लोग कॉम्प्लेक्स क्लास के एग्जाम्पल में करके देखते हैं। जैसे ए और बी की वैल्यू 0 0 इनिशियलाइज करनी है ना, मैं यहां पर ना लिखकर इस जगह पर कोलन लगा के ए में 0 एंड बी में 0 ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब जैसे यहां पर एक्स वाई है, ठीक है, तो यहां पर कोलन लगा के ए में चला जाए एक्स की वैल्यू एंड बी में चला जाए वाई की वैल्यू, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, दिस इज इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइजर लिस्ट। ये लिखना ऑप्शनल होता है, ठीक, इसमें भी लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट सेम ही आएगा। देखो इसको चला के भी देख लेते हैं। G++ कॉम्प्लेक्स कंपाइल। अब देखिए सही आंसर आ रहा है, इन दोनों का जो सम है वो 8 10 आ रहा है। अभी अगर ये सेट डेटा और शो डेटा को हटा दिया जाए और ये ऐड मेथड को भी थोड़ी देर के लिए हटा दो और सिंपली C1 डॉट शो डेटा, C2 डॉट शो डेटा, जस्ट टू कंफर्म कि C1 C2 C3 में वही वैल्यू गई ना जो हम चाह रहे हैं। C1 में 1 और 2 असाइन कर रहे हैं, C2 में 3 असाइन होगा ए में और 0 असाइन होगा बी में, और C3 में तो 0 0 जाएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आया इनिशियलाइजर लिस्ट क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने यही समझा कि इनिशियलाइजर लिस्ट क्या होता है। कंस्ट्रक्टर में बॉडी स्टार्ट होने के पहले कोलन लगा के आप जो लिखते हो वो इनिशियलाइजेशन लिस्ट कहलाती है। कॉमा से सेपरेट करते हुए इस लिस्ट के एलिमेंट लिखे जाते हैं और इसका उपयोग करके हम फील्ड्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने ए और बी को इनिशियलाइज किया है। पर इनिशियलाइज करने का तरीका असाइनमेंट ऑपरेटर से नहीं है बल्कि पैरेंथेसिस में वैल्यू लिखने से है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो जो एडवांटेज हमको अभी समझ में आया, एक तो ये रिजॉल्विंग नेम कॉन्फ्लिक्ट वाला एडवांटेज समझ में आया कि अगर लोकल वेरिएबल के नाम भी वही रख दिए जाएं जो इंस्टेंस वेरिएबल के हैं तो भी ये प्रॉब्लम नहीं करता है। दोनों जगह ए लिखा है लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये लोकल वेरिएबल ए है और ये इंस्टेंस वेरिएबल ए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की बॉडी में नहीं लिखना है, फिर कंस्ट्रक्टर की बॉडी में फिर ये ए बी सी को इनिशियलाइज कराने की स्टेप लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, वो तो रिडंडेंट हो जाएगी, है ना। वो तो हो गया इनिशियलाइज यहाँ पर, ज्यादा सिंपल वे दे रहा है ये आपको। यहाँ एक्स और वाई की जगह अगर नाम ए और बी होते, ए और बी होते तो यहाँ पर हम लिख रहे होते ए, यहाँ पे लिख रहे होते बी। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ होगा इसलिए देख के बोल रहे नहीं, ये पहले पुराना लिखा है, इसको मिटाया नहीं था, मिटाना पड़ेगा, इसको नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है।
ओके, इनिशियलाइजिंग कॉन्स्ट मेंबर। देखो कॉन्स्ट मेंबर के बारे में समझो कि अगर मैंने कोई क्लास ए बनाई है, उसके अंदर मैंने कोई प्राइवेट वेरिएबल बनाया और वेरिएबल को बनाते वक्त कॉन्स्ट लगा दिया। क्या होता है कॉन्स्ट लगाने से? कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जिसको लगाने से इस वेरिएबल की वैल्यू फ्रीज हो जाती है। जो एक वैल्यू इसमें असाइन हो गई उसके बाद वो चेंज नहीं होती है। तो कॉन्स्ट का ये उपयोग है। तो इस वेरिएबल को एक कॉन्स्टेंट की तरह बना देना। पर सोचो जब मैंने वेरिएबल बनाया तब तो इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, तो फिर इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे? अगर आप सोचें कि कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको इनिशियलाइज कर देंगे तो ये नहीं हो सकता, ये एरर देगा। यू आर लेट, अब आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो कहां इनिशियलाइज हो सकता है कॉन्स्ट मेंबर? ऐसे इनिशियलाइजेशन लिस्ट की मदद से ही इनिशियलाइज हो पाएगा। क्लियर हुआ? ये हुआ इनिशियलाइजेशन लिस्ट का यूज, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर आप नॉर्मली नहीं कर सकते थे। तो जैसे मान लो हाइपोथेटिकली कि यहां पर मुझे एक कॉन्स्ट टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ रहा है के। अब मैं के की वैल्यू कैसे सेट करूं? फिलहाल तो के अंदर देखो अभी एरर दिखा रहा है, अभी एरर दिखा रहा है ना, ये देखो ये एरर है। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड्स नो इनिशियलाइजर फॉर कॉन्स्ट मेंबर के। आया समझ में? ऐसी जगह पर इनिशियलाइजर बनाना कंपलसरी हो जाएगा। अगर आपकी क्लास के अंदर कॉन्स्ट मेंबर वेरिएबल है तो ये कंपलसरी है कि आपको इनिशियलाइजेशन लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो कैसे बना दें? इधर हमने के की वैल्यू कुछ इनिशियलाइज कर दी, यहां पर हमने के की वैल्यू कुछ इनिशियलाइज कर दी, यहां पर हमने के की वैल्यू कुछ इनिशियलाइज कर दी, है ना। यहां पर अगर मान लो मैं एक कोई वेरिएबल ले लेता हूं, देखो यहां पर एक तीसरा वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तीसरा वेरिएबल ले लिया है तो फिर जरूरी है कि इधर पे एक और वैल्यू पास की जाए, ठीक है। लेकिन हर जगह अब ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी एरर है, एरर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमने इनिशियलाइजर लिस्ट नहीं बनाई है, तो वहां पे भी बनाना जरूरी है। आया क्या समझ में? अब ये कंपलसरी इनिशियलाइजर लिस्ट बनाना। इसमें एक बार जो वैल्यू आ गई वो चेंज नहीं होगी। के में एक बार जो वैल्यू आ गई अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और इसको इनिशियलाइज केवल केवल इनिशियलाइजर लिस्ट के द्वारा ही कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट मेंबर वेरिएबल कैन ओनली बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट, ठीक है। यू कैन नॉट मॉडिफाई कॉन्स्ट मेंबर वेरिएबल। एक बार इनिशियलाइज हो गया तो उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। सभी कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन लिस्ट बनाना पड़ेगा, के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। आप ए और बी के लिए नहीं भी बनाओगे चलेगा, लेकिन के लिए तो बनाना पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि वो कॉन्स्ट है, ठीक। इनिशियलाइजिंग रेफरेंस वेरिएबल, इनिशियलाइजिंग रेफरेंस वेरिएबल। अभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्लास के अंदर रेफरेंस वेरिएबल बनाया हो। याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि रेफरेंस वेरिएबल को बनाते वक्त इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है, लेकिन इस समय आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप क्लास में एज अ मेंबर वेरिएबल कोई रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए आप इनिशियलाइजेशन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। रेफरेंस वेरिएबल को आप किसी वेरिएबल से ही इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। यहां पे डायनेमिकली मेमोरी ब्लॉक भी बनाया जा सकता है। जैसे जैसे आप चाहते इस जगह पर, तो आप एक्स लिखते और न्यू अभी पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। न्यू की मदद से कोई मेमोरी ब्लॉक बनाते, उसकी डीरेफरेंसिंग करते और ऐसे एक्स में उसका रेफरेंस पहुंचा देते। तो ऐसा भी लिख सकते थे। क्लियर हुआ?
ओके ओके, हमने देखा कि हम इनिशियलाइजेशन लिस्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। चलो एक बार रिकॉल करके बताओ, मैलॉक भी लिख सकते हो। इनिशियलाइजेशन लिस्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं बताओ। हम्म, कहाँ कहाँ इनिशियलाइजेशन लिस्ट का इस्तेमाल किया। वेयर यू कैन यूज initializer list to initialize reference variable, reference member variable. और कहाँ, to initialize const member variable. To initialize data members. ठीक है, और कुछ आपने अभी नहीं पढ़े। To invoke base class constructor ठीक है, हाँ तो ये आपने नहीं पढ़ा। टू इन्वोक बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक, ये आगे आगे पढ़ेंगे इस चीज को, पर ये तीन चीज अभी पढ़ ली हमने। ठीक है, याद रहेगा इनिशियलाइजर लिस्ट कुछ जगह पर तो बहुत जरूरी है ना। हाँ, आप हो सकता है डेटा मेंबर्स के लिए आप बोलो कि मैं तो कंस्ट्रक्टर में भी कर लूंगा, ठीक है, पर कुछ जगह पर तो आपको इसको यूज करना ही पड़ेगा। पहला वाला कम समझ में आया क्यों। रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, उसमें के का रेफरेंस आ गया, तो जो के वेरिएबल है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, तो एक्स इसी को रिफर कर रहा है, तो तुम के प्लस प्लस करो या एक्स प्लस प्लस करो, इंक्रीमेंट के में ही होना है। ठीक है, ये वाली चीज तो ऐसा है कि अभी नहीं भी समझ में आया तो छोड़ दो, क्योंकि ये डीएमए का कॉन्सेप्ट है। आप डायनेमिकली कोई मेमोरी ब्लॉक बना सकते हो और उसका रेफरेंस आप एक्स में रख सकते हो। सब टाइटल्स आ रहे हैं, उसको ऑफ करना है। ओके, ये क्या है, ये जूम वाले कुछ कुछ फैसिलिटी लॉन्च करते रहते हैं। चेक डिस्प्ले साइज, चेक पार्टिशन, reduced space total, closed caption। अभी क्या हुआ, अभी हुआ क्या। नहीं हटा, और वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मीटिंग में हट पाएगा। आई डोंट नो, क्योंकि मेरे को कैप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, खुद से भी ऑफ कर सकते हो ना आप, हाँ, खुद से ऑफ कर सकते हो आप। आप लोग खुद से भी ऑफ कर सकते हो उसको, कैप्शन हट जाएंगे। कैप्शन वाले ऑप्शन पे जाना तो आपको मिल जाएगा। अच्छा चलो आगे पढ़ें। तो इनिशियलाइजेशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इनिशियलाइजेशन में अब कुछ नहीं बचा है। आपको समझ में आ गया इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करें। हाँ, इनिशियलाइजर से आप पॉइंटर वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हो, मतलब कोई भी डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हो, वो रेफरेंस वेरिएबल हो, पॉइंटर वेरिएबल हो, या ऑर्डिनरी वेरिएबल हो, किसी को भी।
चलिए अब हम बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, चलिए तो आज ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ऐड मेथड को रिकॉल करना होगा, उसके बाद इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऐड मेथड की। आपको याद है ऐड मेथड? ये यहां पर बना हुआ रखा है। इसमें से एक बार मैं इसकी कोडिंग को प्रीवियस स्टेट पे पहुंचा देता हूं। ठीक है, ये वापस हमने प्रीवियस स्टेट पे पहुंचा दिया है। ये था हमारा प्रोग्राम जो हमने बनाया था, और यहां पर दो नंबर को ऐड करने के लिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए हमने ऐड फंक्शन बनाया था। ऐड फंक्शन का क्लास के अंदर डिक्लेरेशन ये रहा लाइन नंबर 19 पे, और लाइन नंबर 30 पे आप इसकी डेफिनेशन देख पा रहे हो। एंड सेट डेटा को श्रिंक कर देता हूं, शो डेटा को श्रिंक कर देता हूं, तो आप इजीली नीचे देख सकते हैं मेन फंक्शन में लाइन नंबर 43। क्या लाइन नंबर 43 को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? कोई एक्सप्लेन करेगा लाइन नंबर 43 में क्या हो रहा है? लाइन नंबर 43 में क्या हो रहा है? कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए इस लाइन को एक्सप्लेन करना, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे लाइन नंबर 43? यस, मलिक का कहना है कि C1 कॉल कर रहा है ऐड फंक्शन को, C2 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, जो भी रिटर्न होगा वो C3 में जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट मलिक, बिल्कुल सही। और भी कुछ लोगों ने सेम आंसर दिया है। तो C1 ऑब्जेक्ट है, कॉलर ऑब्जेक्ट है, उसने अपने ऐड मेथड को कॉल किया, C2 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ, और ऐड ने जो कुछ रिटर्न किया वो C3 में असाइन हुआ। तो आप देख रहे हैं यहां पर C1 कॉलर ऑब्जेक्ट है, तो ऐड फंक्शन के अंदर जो A और B लिखे हैं वो किसके हैं? C1 के। टेम्प को ऐसे भी बना सकते हो। जो C.A C.B लिखा है वो किसके हैं? C2 के, है ना? C2 का डेटा कॉपी हुआ है ना C में, तो C.A C.B लिख रहा हूं तो वो C2 के A C2 के B है, और A और B तो C1 के हैं, तो दोनों ऐड होकर रिजल्ट टेम्प में चला गया, और फिर टेम्प की वैल्यू को हम रिटर्न करा रहे हैं। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं, ऐड की जगह एडिशन कर दूं? ठीक है, पर मुझे डिक्लेरेशन के वक्त भी एडिशन लिखना पड़ेगा ना, और कॉल करते वक्त भी एडिशन लिखना पड़ेगा। यस और नो? अभी सही है? नाम में क्या फर्क पड़ता है? आप नाम कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसका नाम एडिशन ना रख के प्लस रख दूं तो फिर इसका नाम प्लस हो जाएगा, तो डिक्लेरेशन के वक्त भी इसको प्लस लिखना पड़ेगा। मतलब जो भी नाम रखना चाहो रख सकते हो, बस सब जगह सेम रखना, डिक्लेरेशन में भी, डेफिनेशन में भी, और कॉल करते वक्त भी। आप इसका नाम सम रखना चाहते हो, आप इसका नाम सम रख दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी रख सकते हो आप। कॉल करते वक्त भी आपको रखना पड़ेगा सम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही तरह से एग्जीक्यूट होगा। 810 आ रहा है, मतलब सही तरह से ऐड हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसका नाम प्लस रख दूं तो, प्लस एज अ सिंबल, डिक्लेयर करते वक्त भी इसका नाम प्लस रख दूं, और कॉल करते वक्त भी इसका नाम प्लस कर दूं। देखो सब जगह मैंने इसका नाम क्या रख दिया है? प्लस। इज इट पॉसिबल? तो एरर दिखा रहा है वो, और एरर होनी भी चाहिए, क्योंकि एक रूल है, कोई भी वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम अल्फाबेट डिजिट अंडरस्कोर से ही बन सकता है ना? कोई भी आइडेंटिफायर हम बनाते हैं, चाहे वेरिएबल का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, तो उसके कुछ नियम है, और वो नियम क्या है?
अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर के अलावा और कोई सिंबल यूज नहीं हो सकता। प्लस एक ऐसा सिंबल है जो ना तो अल्फाबेट है, ना डिजिट है, ना अंडरस्कोर है, और इसीलिए फंक्शन का नाम आप प्लस नहीं रख सकते हैं। ये रूल सी लैंग्वेज में था और सी प्लस प्लस में वो सब कुछ है जो सी लैंग्वेज में था, इसलिए ये रूल भी सी प्लस प्लस में एज इट इज आ गया। पर सी प्लस प्लस के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर हम चाहें तो प्लस सिंबल को एज अ फंक्शन नेम यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके जस्ट पहले एक नया कीवर्ड जो सी प्लस प्लस में आया है ऑपरेटर, उसका इस्तेमाल करें। ऑपरेटर, यहां पर भी ऑपरेटर प्लस, और कॉल करते वक्त भी फिर लिखना पड़ेगा ऑपरेटर प्लस। अब ये बिल्कुल ठीक है, अब ये अलाउड हो गया क्योंकि ऑपरेटर कीवर्ड आपने लिखा है। ये रूल क्या है? सी प्लस प्लस का रूल है। सी में ऑपरेटर कीवर्ड नहीं था, सी प्लस प्लस में ऑपरेटर कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, जिससे कि आप ये सिंबल्स को एज अ फंक्शन नेम यूज कर पाओ। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ा, नाम ही तो बदला है। जैसे नाम ऐड था, एडिशन था, प्लस था, सिंबल था, प्लस था और सम था, उसी प्रकार से ऑपरेटर प्लस नाम है। अभी भी अगर मैं चलाऊंगा तो सेम तरीके से चलेगा। दोबारा कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, सेम आउटपुट आ रहा है। मैंने फंक्शन की कोडिंग में कोई चेंज नहीं करा है, मैंने सिर्फ ये सिखाया है कि नाम इस प्रकार से भी बदला जा सकता है। आपको कोई नई बात नहीं बताई है अगर मैंने कहा है कि फंक्शन का नाम ऐड की जगह पर एडिशन रख लो या सम रख लो, वो तो आपको पता ही था। नई बात सिर्फ ये है कि प्लस सिंबल जब मैं यूज कर रहा हूं तो आपको पता है कि प्लस सिंबल फंक्शन नेम के तौर पे यूज नहीं हो सकता है, लेकिन सी प्लस प्लस कहती है कि अगर आप उसके पहले ऑपरेटर कीवर्ड लगा दोगे तो ये संभव है, और वही हमने किया। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? लाइन नंबर 43 में आपने लिखा है C1 डॉट ऑपरेटर प्लस C2, तो ऐड लिखना ज्यादा सहज था, ऐड लिखना ज्यादा सिंपल लग रहा था। इस तरीके से लिखने से तो कोई खास सिंप्लीफाई हुआ नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा लिखना तो एक ऑप्शन है, आपके पास मौका है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी कारण ये ऑपरेटर सिंबल फंक्शन नेम के तौर पे यूज करना ज्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि आपको अलाउ कर रहा है ना कि ऐसे भी लिख सकते हो, दो तरीके से लिख सकते हो। लाइन नंबर 43 में मैंने कमेंट में पुराना तरीका भी रखा है और नया तरीका भी रखा है, और ये ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीका है। और इस तरीके की खास बात यह है कि ये आपको ऐसा फील देगी, ऐसा एब्स्ट्रैक्शन देगी कि जैसे आप दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करते थे, वैसे ही आप दो कॉम्प्लेक्स वैल्यू को ऐड कर सकेंगे। आपको याद होगा कि C3 असाइन C1 प्लस C2 लिखने पर एरर आया करती थी, लेकिन ये तब तक थी जब तक हमने प्लस नाम के ऑपरेटर को एज अ मेंबर डिफाइन नहीं करा था। अभी आप देख रहे हो कि हमने प्लस ऑपरेटर को क्लास में डिफाइन कर दिया है, जिस वजह से प्लस ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड्स अगर कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं तो ये प्लस की डेफिनेशन चल जाएगी। आया समझ में? तो हमने रिकॉल किया कि हम लोगों ने ऐड मेथड बनाया था और इस तरीके से हमने कॉल किया था। हमने सोचा कि क्यों ना ऐड की जगह उसका नाम प्लस कर दिया जाए। प्लस कर तो सकते हैं, लेकिन फिर आपको ऑपरेटर कीवर्ड लिखना पड़ेगा, पर आपके पास इसको कॉल करने का ये दूसरा तरीका भी है। आपको मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी क्लास के अंदर तीन तरह की चीजें होती हैं: वेरिएबल्स, ठीक है, फंक्शंस, ऑपरेटर्स। तीन तरह की चीजें होती हैं। क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डॉट लगाकर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, अगर वो एक्सेस स्पेसिफायर अलाउ कर रहा है तो। ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट लगा के फंक्शंस को कॉल कर सकता है। ऑब्जेक्ट
जब ऑपरेटर को कॉल करता है तो उसके पास दो तरीके हैं, डॉट लगा के या बिना डॉट लगाए। डॉट लगा के करेगा तो ऑपरेटर कीवर्ड भी लिखेगा, ऑपरेटर सिंबल भी लिखेगा, एग्जाम्पल के लिए प्लस, और जो इसमें आर्ग्यूमेंट देना है वो आर्ग्यूमेंट भी देगा। लेकिन बिना डॉट लगाए अगर लिखेंगे तो सीधे ऑपरेटर सिंबल लिखेंगे और आर्ग्यूमेंट्स पे भी कोई पैरेंथेसिस नहीं होगा। ये दोनों तरीके ऑपरेटर को कॉल करने के लिए हैं, जो मेंबर है, क्लास में मेंबर ऑपरेटर है उसको कॉल करने के तरीके हैं। पहले दो चीजें तो आपको ऑलरेडी आप फैमिलियर हो, आप जानते ही हो उसको। तो ऑपरेटर भी है तो फंक्शन ही, लेकिन हम उसको ऑपरेटर बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ये सिंटैक्टिकल डिफरेंस है ना, ऑपरेटर कीवर्ड लगा होता है और फिर इसको कॉल करने में जो लिबर्टी आपको मिल रही है, दो अंदाज आपको मिल रहे हैं, वो नॉर्मली आप फंक्शंस में नहीं देखते हो। इसलिए हम इसको सिंपल फंक्शन बोलने की बजाय ऑपरेटर बोल देते हैं। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताई हुई ये बात, अगर आपको याद है तो। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, याद है? इसके साथ हम ऑपरेटर लिख देते हैं और वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। यस। यहां पर इसको लिखने का दूसरा तरीका हो सकता था, सी आउट डॉट ऑपरेटर और फिर पैरेंथेसिस में एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों एक ही बात होगी। जब आप डॉट वाला तरीका अपनाते हो तो ऐसी फीलिंग आती है कि आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो और ऑपरेटर कीवर्ड भी लिखना पड़ता है और आर्ग्यूमेंट पर पैरेंथेसिस भी लगाने पड़ते हैं, तो ज्यादा इसमें सच्चाई के करीब होते हो। पर इस तरीके से लिखने में एक एब्स्ट्रैक्शन है, आपको डिटेलिंग समझ में नहीं आती है क्योंकि डॉट नहीं लगा, आपको ध्यान नहीं जाता है ये ऑपरेटर एक्चुअल में मेंबर है और ये आर्ग्यूमेंट है। पैरेंथेसिस नहीं लगे होने की वजह से हमें शायद डिटेलिंग समझ में ना आए कि ये क्या है। तो दिस इज मोर एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ राइटिंग कोड, है ना, दिस इज मोर डिटेल्ड वे ऑफ राइटिंग कोड, ठीक। So what is operator overloading? When one operator symbol is overloaded with multiple operations, it is known as overloaded operator. अभी प्लस, अभी तक दो नंबर्स को ऐड कर रहा था, प्लस का एक मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड था। आपने क्या किया, आपने कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए प्लस का एक नया मीनिंग बना लिया, जिससे कि आप प्लस ऑपरेटर के ऑपरेंड्स के रूप में C1 C2 लिख पा रहे हो जो पहले नहीं लिख पा रहे थे, और ये एडिशन संभव हुआ। तो प्लस ऑपरेटर के दो मीनिंग हो गए ना, एक जो पहले से चला आ रहा है इनबिल्ट मीनिंग, और दूसरा कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू को ऐड करना। तो डिफाइनिंग एन ऑपरेटर इन अ क्लास is providing a new behavior of operator for specific type operands. तो ये प्लस का एक नया बिहेवियर अगर कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं इसको ऑपरेंड के रूप में तो फिर देखने को मिलता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं वन ऑपरेटर सिंबल इज ओवरलोडेड विद मल्टीपल ऑपरेशंस, ठीक है। अब ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम प्लस ऑपरेटर की कोडिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या लिख रहे हैं, उसमें हम एडिशन का कोड लिखें या मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखें, इट इज ऑन अस, ये तो हमारी चॉइस है। तो एक ऑपरेटर सिंबल ओवरलोडेड है मल्टीपल ऑपरेशन से, उसके कई डेफिनेशंस हैं, तो इट इज नोन एज ओवरलोडेड ऑपरेटर। इन सिंपल वर्ड्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग occurs when you define an operator with respect to the class. जब आप क्लास में एक नया ऑपरेटर बना देते हैं तो आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर देते हैं, ठीक है ना। आपको मालूम है कि C++ में पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के 3 तरीके हैं, बता सकते हैं कौन कौन से? C++ में पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के 3 स्टैंडर्ड तरीके हैं, जरा मुझे नाम बताइए कौन कौन से तरीके हैं। एक तो फंक्शन ओवरलोडिंग है जो आप पढ़ चुके हो, दूसरा अभी पढ़ रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तीसरा वर्चुअल फंक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, वर्चुअल फंक्शन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है।
जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, 3 और 4 को ऐड कर रहे हो, तो ये इंट टाइप का डेटा है। कंपाइलर कंपाइल टाइम पर पहचान जाएगा कि प्लस के ऑपरेंड्स इंट टाइप के हैं, तो प्लस की कौन सी डेफिनेशन चलवानी है। कंपाइलर के पास प्लस की डेफिनेशन पहले से है ना। अगर आप यहां 5.4 और 6.3 लिख रहे हो तो कंपाइलर को मालूम है कि ये डबल टाइप का डेटा है, तो उसे मालूम है कि प्लस की कौन सी डेफिनेशन वर्कआउट होनी है। कंपाइलर कंपाइल टाइम पे देखता है प्लस के दोनों ऑपरेंड्स कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स क्लास में जो प्लस की डेफिनेशन बनी है उसको बाइंड करेगा। मान लो एक टाइम नाम की क्लास भी बनी हुई है और ये प्लस ऑपरेटर के ऑपरेंड्स जो हैं वो टाइम टाइप के हैं, ठीक है। प्लस के ऑपरेंड्स अगर टाइम टाइप के हैं तो डेफिनेटली टाइम क्लास में भी एक प्लस नाम का ऑपरेटर डिफाइन हुआ होगा, वो यहां पर वर्क करेगा। सो दिस इज यू हैव डिफाइंड मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ प्लस ऑपरेटर। तो आपने एक टाइम क्लास में या कॉम्प्लेक्स क्लास में या दोनों क्लास में प्लस की डेफिनेशन प्रोवाइड करी है, तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है और ये पॉलीमॉर्फिज्म ही है जिसको कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ऑपरेंड्स का टाइप देखकर डिसाइड करता है कि कौन सा वाला बाइंड करना है। पर ऐसा नहीं है कि आप सारे ही सिंबल्स को ओवरलोड कर सकते हो। कई लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि हम ऑपरेटर सिंबल की मदद से किसी भी सिंबल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने सोचा कि क्यों ना एक सिंबल है हैश या सिंबल है डॉलर सिंबल, क्यों ना इसको हम एक ऑपरेटर की तरह डिफाइन कर दें। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप कोई भी सिंबल यहां यूज कर लेंगे ऐसा नहीं है, इसका भी कुछ नियम है। नियम यह है कि सी लैंग्वेज में जो वैलिड ऑपरेटर था वही सी प्लस प्लस में ओवरलोड हो सकता है। क्या समझ में आया? देखो पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। Only those symbols can be defined as an operator which were valid operators in C language. क्या सी लैंग्वेज में डॉलर एक ऑपरेटर था? नहीं था, इसलिए उसको यहां पर एज एन ऑपरेटर डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर मैंने सोचा यहां पर लिख दूं @ सिंबल, तो @ सिंबल कोई ऑपरेटर नहीं था। फिर टिल्ट सिंबल, हाँ ये बनाया जा सकता है क्या? यस बनाया जा सकता है, पर उसके लिए फिर यहां पर भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, यहां पर भी ये लिखना पड़ेगा, तो ये तो बना सकते हैं क्योंकि ये सी लैंग्वेज में भी एक वैलिड ऑपरेटर था। अच्छा, डबल प्लस, हाँ ये भी एक वैलिड ऑपरेटर था सी में। ट्रिपल प्लस नहीं, ऐसा कोई ऑपरेटर सी में नहीं था, ठीक है। ट्रिपल प्लस कोई ऑपरेटर नहीं था, ठीक, तो ये अलाउड नहीं है। समझ में आया रूल? जो सी लैंग्वेज में वैलिड ऑपरेटर नहीं था वो यहां पे ऑपरेटर के तौर पे डिफाइन नहीं हो सकता। हालांकि इसके बाद भी सी लैंग्वेज में कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको सी प्लस प्लस में ओवरलोड नहीं किया जा सकता। मतलब पहला रूल तो ये है कि जो सी में वैलिड ऑपरेटर है वही हो सकता है मैं ओवरलोड कर पाऊं, और कोई तो नहीं कर पाऊंगा। जो सी में वैलिड ऑपरेटर नहीं है उसका तो सवाल ही नहीं उठता। बल्कि सी में जितने वैलिड ऑपरेटर्स हैं उनमें से भी कुछ ऑपरेटर्स एक्सेप्शनली मैं ओवरलोड कर नहीं सकता। कुछ कुछ ऑपरेटर्स ऐसे भी हैं सी लैंग्वेज में, ऐसा नहीं कि सी लैंग्वेज है सारे ऑपरेटर्स तुम ओवरलोड कर सकते हो। ये बात तो पक्की है कि जो सी में ऑपरेटर नहीं है वो ओवरलोड नहीं कर पाओगे आप, पर सी में जो ऑपरेटर है वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो उधर भी कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो सी में तो वैलिड ऑपरेटर है पर यहां ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, जैसे कि साइज ऑफ ऑपरेटर। और इंटरव्यू में ये कई बार पूछा जाता है कि साइज ऑफ ऑपरेटर की ओवरलोडिंग क्यों नहीं की जा सकती। तो साइज ऑफ जो है वो कंपाइल टाइम पे रिजॉल्व होता है, ठीक है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो ये रन टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि साइज ऑफ जो है वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है, साइज बताने के लिए। तो इसलिए कोई पॉइंट नहीं है कि हम इसको ओवरलोड करें। डॉट ऑपरेटर, मेंबर को एक्सेस करने वाला ऑपरेटर, इसकी भी आप ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। डॉट स्टार, जिसको बोलते हैं पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, इसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते।
कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको 3 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वैसे तो सी में था भी नहीं, इसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते। एड्रेस ऑफ को ओवरलोड कर सकते हो। हाँ अदीबा, एक से ज्यादा बार आप डिफाइन कर सकते हो, एक से ज्यादा बार आप ओवरलोड कर सकते हो, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में होता है, यस वैसा कर सकते हो। आप पैरेंथेसिस को भी ओवरलोड कर सकते हो, यस इसको भी ओवरलोड कर सकते हो, इंसर्शन ऑपरेटर या लेफ्ट शिफ्ट बोलो। डिक्लेरेशन या डेफिनेशन में ऑपरेटर कीवर्ड के बाद स्पेस दो या नहीं दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है। तो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ये डॉट क्या है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। जो एरो ऑपरेटर होता है ना, उसको आप ओवरलोड कर सकते हो, वो भी मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, उसकी ओवरलोडिंग अलाउड है, और ये डॉट की ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है। डॉट स्टार मतलब पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, पॉइंटर टू मेंबर मतलब एक ऐसा पॉइंटर जो किसी मेंबर को पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट डॉट लगा के कोई पॉइंटर वेरिएबल है, उसके पहले स्टार लगा दिया, पॉइंटर टू मेंबर। पैरेंथेसिस ऑपरेटर ही था, पैरेंथेसिस ऑपरेटर ही होता है। हाँ बाकी सारे ऑपरेटर्स ओवरलोड हो सकते हैं, एक एक ऑपरेटर का नाम लेके पूछने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे ऑपरेटर्स ओवरलोड हो सकते हैं। नहीं, करली ब्रैकेट ऑपरेटर नहीं है, करली ब्रैकेट ऑपरेटर नहीं है। ठीक है। पैरेंथेसिस ऑपरेटर है, फंक्शन कॉल ऑपरेटर कहते हैं इसको। कॉमा भी ऑपरेटर है, इसकी भी ओवरलोडिंग हो सकती है। स्क्वायर ब्रैकेट की भी ओवरलोडिंग हो सकती है। ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहलाता है ना, सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। अरे गधों, इनके अलावा सारे ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग हो सकती है, एक एक का नाम लेके क्यों पूछ रहे हो। ठीक है। चलो, अब सिर्फ पूछने तक बात सीमित नहीं रखना, जितने ऑपरेटर्स हम बोल रहे हैं ना, उन सब की ओवरलोडिंग की प्रैक्टिस भी करना। ठीक है। चलो देखो, ओवरलोडिंग ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स। लेट्स टॉक अबाउट बाइनरी ऑपरेटर। क्या होते हैं बाइनरी ऑपरेटर, क्या होते हैं बाइनरी ऑपरेटर? जिसके दो ऑपरेंड्स होते हैं। तो जैसे मैंने C1 प्लस C2 लिखा, तो ये प्लस कैसा ऑपरेटर हुआ, बाइनरी ऑपरेटर हुआ ना, क्योंकि इसके दो ऑपरेंड्स हैं। ठीक। तो ओवरलोडिंग ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, व्हेन अ बाइनरी ऑपरेटर इज ओवरलोडेड as in a class as a member, in a class as a member। ठीक है। only left operand is a caller object and right operand is an argument। तो जब आप लिखोगे C1 प्लस C2, तो कॉलर ऑब्जेक्ट किसको बोला जाएगा, C1 को। मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका चेंज नहीं होगा, आप बोलोगे C1 एक कॉलर ऑब्जेक्ट है जिसने अपने प्लस ऑपरेटर को कॉल किया और C2 एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, और जो भी रिजल्ट आया प्लस ने रिटर्न किया, उसे C3 में असाइन किया। आ रहा है समझ में? एक्सप्लेन वैसे ही करोगे जैसे पहले आप ऐड मेथड के लिए कर रहे थे, बस अब उसकी जगह प्लस बोल रहा है। तो हमेशा लेफ्ट ऑपरेंड ही कॉलर ऑब्जेक्ट होगा बाइनरी ऑपरेटर के केस में। ऐसा नहीं होगा कि राइट वाले को तुम कॉलर ऑब्जेक्ट मान लो, नहीं, लेफ्ट वाला ही कॉलर ऑब्जेक्ट होगा ऑलवेज, इन बाइनरी ऑपरेटर ओनली, है ना। लेफ्ट वाला ऑपरेंड ही कॉलर ऑब्जेक्ट होता है, बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करोगे तब। दो वेरिएबल्स कैसे पास करेंगे, क्यों पास करना है दो वेरिएबल, बाइनरी ऑपरेटर है ना, ये तो कॉलर ऑब्जेक्ट है, ये तो पास हो ही गया ना, इसके मेंबर को तो एक्सेस कर ही लोगे, एक ही आर्गुमेंट तो पास करना है आपको।
ठीक है, अब बात करते ओवरलोडिंग ऑफ यूनरी ऑपरेटर, है ना, ओवरलोडिंग ऑफ यूनरी ऑपरेटर। पर मैं सोचता हूं ओवरलोडिंग ऑफ यूनरी ऑपरेटर करने से पहले एक और बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर ली जाए। जैसे मैंने एडिशन किया है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप सब्ट्रैक्शन का कोड बनाओ, माइनस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करो, बाइनरी ऑपरेटर माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए। चांद, दो आर्ग्यूमेंट क्यों पास करोगे बेटा? बाइनरी ऑपरेटर में जब एक कॉलर ऑब्जेक्ट में ऑपरेंड मिल चुका है तो दो और पास कर दोगे तो तीन नहीं हो जाएंगे उसके पास? माइनस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करिए। बताइए, माइनस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके बताइए कैसा डिक्लेरेशन कैसा करेंगे? डिक्लेरेशन बताइए पहले। लाइन नंबर 20 में लिखूंगा, रिटर्न टाइप शुड बी कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर माइनस कॉम्प्लेक्स। अब डिफाइन कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स, ये तो रिटर्न टाइप हो गया, फिर मेंबरशिप लेबल, उसके बाद फिर ऑपरेटर माइनस, और इसमें भी कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स टेम्प, वेरी गुड सागर, टेम्प डॉट ए असाइन, ये ए किसका है? पहले वाले ऑपरेंड का। ये दो ऑपरेंड्स रहेंगे ना बाइनरी ऑपरेटर में। हाँ, तो जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड है वो कलर ऑब्जेक्ट है, तो उसके वेरिएबल्स हैं ये ए माइनस सी डॉट ए। सी डॉट ए क्या है? जो आर्ग्यूमेंट के रूप में दूसरा वाला ऑपरेंड आपने पास किया है। तो टेम्प डॉट बी असाइन बी माइनस सी डॉट बी, जो रिजल्ट आए उसे रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अगर मैंने C3 असाइन C1 माइनस C2 किया और फिर C3 डॉट शो डेटा किया तो यहां पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। पहले एडिशन कर रहा हूं फिर सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं पहले 8 10 प्रिंट हुआ, एडिशन किया था तो, और सब्ट्रैक्शन किया तो 3 में से 5 गया तो -2, 4 में से 6 गया तो -2, -2 आ रहा। अरे नहीं मलिक, C1 माइनस C2 डॉट शो डेटा नहीं लिख सकता, गलत। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया? ओके, चलो अब यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं। ओवरलोडिंग ऑफ यूनरी ऑपरेटर। अब देखो यूनरी ऑपरेटर जो जो है, जैसा सी में तुम लिखते थे लिखने का स्टाइल चेंज नहीं होगा। क्या बोला मैंने? जो यूनरी ऑपरेटर सी लैंग्वेज में था, जैसे उसको यूज करते वक्त लिखते थे, लिखने का स्टाइल वैसा ही रहेगा C++ में ओवरलोडिंग करने के बाद भी। अगर बात नहीं समझ में आई हो तो बताओ। मैंने लिखा C3 असाइन माइनस C1, क्या तुम बता सकते हो पहले तो इसको एक्सप्लेन करके कि इसमें क्या हो रहा है? लाइन नंबर 56 को एक्सप्लेन करो। चांद, ये तो बेटा तुम्हें एक्सप्लेन करना नहीं आता है। सबको आ रहा है, सबको समझाया क्लास में, वैसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसमें डिटेलिंग आई नहीं रही है। नहीं सागर, गलत है। नहीं आदिबा, गलत है।
अरे अमित कुशवाहा, एरर तो आएगी अभी, क्योंकि पूरा मैंने काम करा ही नहीं है कोड। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा लिखा जाए तो 56 वाली लाइन को एक्सप्लेन कैसे करो। कुछ ही लोगों के आंसर सही हैं। यहां पर कॉलर ऑब्जेक्ट है C1। C1 ने माइनस ऑपरेटर को कॉल किया, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, और माइनस ने जो रिटर्न किया वो C3 में असाइन हो रहा है। अभिषेक तिवारी, एक ही माइनस साइन। C1 ने कॉल किया है माइनस ऑपरेटर को। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैंने तो कहा था कॉलर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। जितने लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने आपको सिखाया था कि कॉलर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, पर यहां तो माइनस के बाद C1 लिखा है, तो फिर C1 कॉलर ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? तो मेरे प्यारे गधों, यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। मैंने कहा था बाइनरी ऑपरेटर के केस में केवल लेफ्ट ऑपरेंड कॉलर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना? माइनस C1 जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, यहां कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, यूनरी माइनस ऑपरेटर है ये। तो यूनरी ऑपरेटर पे ये रूल थोड़ी बताया है, ये तो मैंने बाइनरी ऑपरेटर के लिए बताया कि लेफ्ट ऑपरेंड हमेशा कॉलर ऑब्जेक्ट होगा। बल्कि यूनरी ऑपरेटर के लिए तो जब मैं तुम्हें बता रहा था, जब तुम गौर नहीं कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि जिस स्टाइल से सी लैंग्वेज में ऑपरेटर को लिखा जाता है वैसा ही C++ में लिखा जाएगा, स्टाइल चेंज नहीं होगा। तो अगर वहां पर -5 लिखते थे तो माइनस यूनरी ऑपरेटर होता था, तो माइनस पहले ही लिखते थे ना, 5 माइनस तो नहीं लिखते थे। तो स्टाइल जैसा है वैसा ही लिखेंगे। आया समझ में? इसलिए ये राइट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूनरी माइनस हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, स्टाइल चेंज नहीं करना है। क्लियर हुआ? इसलिए मैं -C1 लिख रहा हूं। कॉलर ऑब्जेक्ट तो C1 ही है, और आर्ग्यूमेंट इसलिए पास नहीं होगा क्योंकि यूनरी ऑपरेटर, इसको एक ही ऑपरेंड की जरूरत थी और C1 के रूप में वो एक ऑपरेंड तो उसे मिल ही चुका है। क्लियर? अब जो लोग कह रहे थे कि C3 ने माइनस को कॉल किया, C3 तो इतनी दूर बैठा है उसका, कहां से वो माइनस को कॉल करेगा? अगर इसको अल्टरनेटिवली भी लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे? C3 असाइन, अगर डॉट वाले तरीके से लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ? डॉट वाले तरीके से अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? शुभम, हैव पेशेंस। डॉट वाले तरीके से लिखोगे तो कैसे लिखोगे शुभम, ये बताओ पहले। अधूरा समझ के आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। अरे शुभम, गलत। इसलिए बोल रहा हूं यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर एंड यू शुड बी पेशेंट। पेशेंस की कमी है आपके अंदर, इसलिए कई चीजें आप सुन नहीं पाते हो ठीक से। C1 ने ऑपरेटर माइनस को कॉल किया है और कोई आर्ग्यूमेंट उसमें पास नहीं हुआ है। आया समझ में? ये हुआ इसका मीनिंग। जो यही मैं कह रहा था, ये जो डॉट वाली स्टाइल है ना, इसमें काफी डिटेलिंग है कि कौन कॉल कर रहा है, क्या कॉल कर रहा है, क्या आर्गुमेंट है। लेकिन जो ये वाला स्टाइल है ना, ये काफी एब्स्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, इसमें डिटेलिंग पता ही नहीं चलती कि क्या हो रहा है ना? एब्स्ट्रैक्ट वे में चीजें समझ में आती हैं कि अच्छा, जैसे चांद बोल रहे थे, चांद हर चीज को एब्स्ट्रैक्ट वे में देखते हैं, वो कभी डिटेलिंग में नहीं उलझते। चांद क्या कह रहे हैं कि C3 में -C1 जा रहा है, वो जैसा लिखा है वैसे ही देख रहे हैं, उसकी डिटेलिंग नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि उनको आंसर देना चाहिए था कि C1 ने ऑपरेटर माइनस को कॉल किया, उसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, और जो ऑपरेटर माइनस ने रिटर्न किया वो C3 में असाइन हुआ। ये वो नहीं कह पा रहे हैं। ठीक। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो यूनरी माइनस ऑपरेटर है, बताइए इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? यहीं से देख के बताइए, लाइन नंबर 56 को देखकर बताइए। माइनस ऑपरेटर जो रिटर्न करेगा वो किस में जा रहा है? C3 में जा रहा है। इसी से दिमाग लगाओ कि व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप ऑफ माइनस ऑपरेटर? इट शुड बी कॉम्प्लेक्स। इट शुड बी कॉम्प्लेक्स, राइट? ठीक है, और जो ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हो उसका नाम है ऑपरेटर माइनस, और इसमें आर्ग्यूमेंट कितने हैं? कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो खाली पैरेंथेसिस रहेगा।
क्या आप देख रहे हो कि मैंने माइनस ऑपरेटर को 2 बार डिफाइन करा है? क्यों आदिबा? 2 बार डिफाइन किया माइनस ऑपरेटर को, और यहां पे इसके कारण हमने फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया है। ठीक, डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स मेंबरशिप लेबल ऑपरेटर माइनस कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है क्योंकि यूनरी ऑपरेटर है। इसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, इससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? क्या होना चाहिए? C1 में जो भी वैल्यू है उस पे उसका नेगेशन होके रिजल्ट C3 में असाइन हो जाए। मतलब C1 में अगर रखा है 3 और 4, तो C3 में चला जाना चाहिए -3 -4। तो मैंने एक टेम्प ऑब्जेक्ट बना लिया क्योंकि इसकी वैल्यू रिटर्न करवाऊंगा और यही वैल्यू C3 में जाएगी। तो जो C3 में पहुंचाना चाहते हो वो टेम्प में रखो अभी। तो टेम्प डॉट ए में असाइन करते हैं -ऑफ ए, क्योंकि सिर्फ सिर्फ ए बोलना मतलब C1 का ए। टेम्प डॉट बी में असाइन करते हैं -ऑफ बी और रिटर्न करते हैं टेम्प। इससे क्या हुआ? C1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ। आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में, लास्ट की 2 लाइंस को देखिए। मैंने पहले C1 डॉट शो डेटा करा था, फिर C3 डॉट शो डेटा करा, तो ये आउटपुट आ रहा है 3 4 और -3 -4। क्लियर हुआ? यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग भी सबको समझ में आ गई? एनी डाउट? अब बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनकी ओवरलोडिंग आपको करनी है, बहुत सारे ऑपरेटर्स, कई सारे ऑपरेटर्स की आपको ओवरलोडिंग करनी है। जैसे जैसे ग्रेटर देन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी है, इक्वल टू ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी है, नॉट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग आपको करके देखनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके देखनी है, स्क्वायर ब्रैकेट सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके देखनी है, फंक्शन कॉल ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके देखनी है आपको, प्लस प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके देखनी है, माइनस माइनस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके देखनी है। और जब प्लस प्लस की ओवरलोडिंग करेंगे तो इसमें एक पोस्ट इंक्रीमेंट अलग होगा और प्री इंक्रीमेंट अलग होगा, और ऐसा ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग करके देखिए, कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए या टाइम क्लास के लिए, किसी भी क्लास के लिए आप बना के देखिए। इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। असाइनमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करना है। इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग भी करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं जिनकी ओवरलोडिंग आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ज्यादातर। बिटवाइज की भी कर सकते हो, करने को तो सभी की कर सकते हो, जो एक्सेप्शन थे वो मैंने बता दिए, पर ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग करेंगे असाइनमेंट। इनिशियलाइजर भी फिनिश हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हमारा फिनिश हो गया है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बस प्रैक्टिस बची है। और नया टॉपिक C++ में स्टार्ट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी हम लोग जो पेंडिंग असाइनमेंट सोल्यूशन बचे हुए हैं उनको देखेंगे। तो अभी मैं 4:28 हो रहा है, 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ। 4:33 पे हम रिज्यूम करेंगे।
यस, वेलकम बैक। और असाइनमेंट नंबर 24 अब हम लोगों को देखना है। असाइनमेंट 24 क्या है? ये रहा असाइनमेंट नंबर 24। देखिए, असाइनमेंट्स में आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिल गया है प्रैक्टिस करने का। इन असाइनमेंट्स को आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर आपने इनको खुद से सॉल्व करा है तो ही आपको बेनिफिट होगा और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप होगी। तो ये जरूरी है कि आपने इनको अटेम्प्ट कर लिया हो। चलिए, अब इसके सोल्यूशन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं आज। सबसे पहला सवाल है, राइट अ फंक्शन टू स्टोर स्ट्रिंग्स टेकन फ्रॉम यूजर टू द गिवन 2D कैर एरे। कोई भी एक 2D कैर एरे बना लीजिए, उसके अंदर हमको मल्टीपल स्ट्रिंग्स को स्टोर करना है। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, पर इसके लिए मैं एक नई फाइल बना लेता हूं। यहां पर असाइनमेंट 24.c। यस, कोई पूछ रहा था कि 14th को क्लास होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल क्लास होगी। शुभम कुमार, ये चीज तो सी लैंग्वेज में ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में बात हो चुकी है। एक से ज्यादा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं, है ना। हाँ, तो वैसे वो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है नॉर्मली। ठीक है, चलिए अभी देखिए असाइनमेंट नंबर 24। असाइनमेंट 24 का पहला सवाल है, राइट अ फंक्शन टू स्टोर स्ट्रिंग्स टेकन फ्रॉम यूजर टू द गिवन 2D कैर एरे। तो जैसे void इनपुट नाम से एक फंक्शन बना लेता हूं और उसमें 2D कैर एरे बना लेते हैं, जैसे कि s, और इधर पे रख लेते हैं 20। ठीक है, अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है कुछ स्ट्रिंग्स। कितनी स्ट्रिंग्स लेनी है? तो यहां पर n ले लेता हूं एक। कितनी स्ट्रिंग्स लेनी है आपको? तो एक आई वेरिएबल बना लेते हैं और यूजर को एक मैसेज देते हैं, printf एंटर %d स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे n की वैल्यू। फॉर लूप चलाते हैं i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हुए i लेस देन n तक, i प्लस प्लस। कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? आप लोगों ने कर लिया ना? बताओ क्या करोगे? बताओ संदीप, क्या किया आपने इसके अंदर? शुभम बताओ क्या किया? वेरी गुड अभिषेक, पूरा स्टेटमेंट बताओ क्या लिखेंगे? वेरी गुड विजय। विजय का आंसर सबसे पहले आया है, एकदम सही। f gets stri 20 stdin। ठीक है, इसमें एक और काम करना पड़ता है ना इसमें, याद हो तो। हाँ, एस बनाया, सॉरी। एक और काम करना पड़ता है, बताओ। एस में strlen si, है ना, -1 पे नल रखना पड़ेगा।